गया है, इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार, माननीय मंत्री जी को मेरा नमस्कार, मुख्य सचिव जी को मेरा नमस्कार, प्रधान सचिव और BCCL खौफ को मेरा नमस्कार और आए हुए सभी को मेरा नमस्कार। आगे से मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं भी यहीं जमशेदपुर में पला बड़ा हूँ, तो सभी को अच्छे से जोहार। मैं अपना पक्ष बहुत ही संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ कि हालांकि भाषा जो है कानून की वो अंग्रेज़ी होती है, लेकिन मेरी हिंदी ठीक ठाक है, इसलिए मैं अपनी बात को हिंदी में रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जब हम 18 साल के बाद इस पर बात कर रहे हैं, जब ये कानून बना 2006 में और 2005 से जब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई, तो मुख्य कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पहले तो जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इसका जो आधारभूत है, वो समझना थोड़ा ज़रूरी आज भी है, क्योंकि कई बार भ्रांतियाँ जब आप फंडामेंटल्स को नहीं समझते हैं तो हो जाती हैं ज़मीन पे। सबसे पहली बात है कि ये कानून प्री एग्जिस्टेड राइट्स को रिकग्नाइज करने की बात है। जो पूर्व से पारंपरिक अधिकार थे और लोगों के जो अधिकार थे उसको रिकग्नाइज करने की एक प्रक्रिया जो ये मानता है ये कानून की रिकॉर्ड पहले नहीं की गई थी। तो पहला आधार ये है कि इट इज अबाउट रिकग्निशन एंड वेस्टिंग ऑफ राइट्स विच प्री एग्जिस्टेड बट कुड नॉट बी रिकॉर्डेड, नंबर 1। दूसरी चीज है कि अगर उसको रिकॉर्ड करना है तो उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसका एक फ्रेमवर्क बनाया गया। तीसरी चीज है, ये सिर्फ अधिकार की बात नहीं करता है, अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी की भी बात करता है, राइट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल यूज की भी बात करता है। चौथी बात है कि इस कानून को इसलिए बनाया गया था कि जो सेटलमेंट प्रोसेस है, और कई बार लोग सेटलमेंट और रिकग्निशन को कंफ्यूज करते हैं। सेटलमेंट प्रोसेस अलग चीज होता है और रिकग्निशन अलग चीज है। तो सेटलमेंट प्रोसेस इस पूरे देश में इनएडिक्वेट था। सेटलमेंट प्रोसेस की जो प्रक्रिया हुई IFA के तहत, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, उसमें जो प्रक्रिया में जो कमी आ गई थी उसको भी इसको माना गया। और जो अंतिम बात है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अगर आप टेन्योर को सिक्योर करेंगे, वो मेरी साइकिल वर्सेस दूसरे की साइकिल वाली बात है। अगर मेरी साइकिल है तो मैं उसकी हिफाजत और अच्छे से करूंगा। तो जब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसी भी जमीन पे होती है तो उसका संरक्षण और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये 5 इसके कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे जिसको हम लोगों ने सोचा था। और इस कानून में कई सारे फर्स्ट हैं जो हमें बहुत समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा कानून नहीं है इस देश में जहां पर 4 विभाग एक साथ मिलके किसी भी राइट को वेरीफाई करता है। आप देखेंगे हर कानून में सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो सेटलमेंट की और पूरी प्रक्रिया को देखता है, और बाकी विभाग जो हैं वो उससे दूर रहते हैं। ये पहला कानून है जिसमें राजस्व विभाग, ट्राइबल वेलफेयर या वेलफेयर डिपार्टमेंट जो यहाँ कहते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पंचायती राज, चारों विभागों को एक साथ जोड़कर वेरिफिकेशन प्रोसेस में डाला गया। दूसरी बात जो पहले भी कही गई है यहाँ पे सुबह, कि ग्राम सभा को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का रोल दिया गया। किसी भी कानून में ग्राम सभा को एक लीगल सैंक्टिटी इस तरह से नहीं दी गई थी जो इस कानून में दिया गया है। इस कानून में एक और बहुत अहम पक्ष है जो अक्सर बात उस पर नहीं होती है, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप देखेंगे जो धरोहर है, हमारी पारंपरिक जो धरोहर है, उसके बारे में जो हमारी जो नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज की जब हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज की बात हम करते हैं, इस कानून में पहली बार उसको एक अधिकार के रूप में देखा गया, जो अभी भी कहीं पूरे देश में शायद इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। अगली बात कि जो एविडेंस होता है, कि जो साक्ष्य की जब बात होती है किसी कानून में, आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में जब अगर आप फॉरेस्ट ऑफेंस करते थे, अगर आपका POR करता था, तभी आपको माना जाता था कि आप जंगल में रहते हैं। इस कानून में पहली बार एक बहुत ही व्यापक रूप से एविडेंस को देखा गया है कि साक्ष्य क्या हो ताकि आप अधिकार की मान्यता प्राप्त कर सकें। उसके बाद है आपको एक एम्पावर किया गया है पहली बार। कंजर्वेशन में कभी एम्पावरमेंट की बात नहीं होती थी। ये पहला कानून है सेक्शन 5 में जिसको कहा जाता है यू आर एम्पावर्ड टू कंजर्व, अलॉन्ग विद जो CFR का जो कॉन्सेप्ट है जो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार जो विस्थापित लोग हैं उनके अधिकार की बात भी इस कानून में की गई है कि उनको भी फॉरेस्ट राइट्स देना चाहिए। इसी तरह
डेवलपमेंटल राइट्स जो गीतांजलि सुबह बात कर रहे थे, 3.2 की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट राइट्स पे पहली बार लीगल सैंक्शन हुआ है। इसके पहले भी वन विभाग ने 2002 में इन 13 राइट्स के बारे में बात की, लेकिन वो राइट के रूप में नहीं था, वो एक तरह से विभागीय सर्कुलर के रूप में था। तो पहली बार वो 13 राइट्स जो हैं डेवलपमेंट राइट्स, उसको भी कानूनी सैंक्शन दिया गया। इसी तरह कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग को पहली बार, जो पूरा कंजर्वेशन मैनेजमेंट प्लान का जो पूरा खाका है, पहली बार कानूनी जामा पहनाया गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत अहम बात जो अक्सर मुझे लगता है वन विभाग भूल जाता है, कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का जो कॉन्सेप्ट है, कि आप ऐसे जंगल को बचा के रखें जो डाइवर्जन के अंदर आए ही नहीं, ऐसा भी कॉन्सेप्ट जो है ये पहली बार किसी लॉ में हुआ है, जो इससे पहले नहीं था। और उसके बाद ही ऑब्वियसली क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का भी कॉन्सेप्ट आया। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी कंजर्वेशन कानून क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इतना स्ट्रांग नहीं है, उसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं। बहुत सारा जो इसमें जो टिपिकल एक होता है वन विभाग वर्सेस ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये शायद मुझे लगता है ना वो टाइगर को हेल्प करता है ना ट्राइबल को हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं हम कभी टाइगर वाला बन जाते हैं, कभी ट्राइबल वाला बन जाते हैं। उस चक्कर में ये जो कॉन्टेस्टेशन है, इट डजंट हेल्प एनीवन, इज माय अंडरस्टैंडिंग। आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि जब से ये कानून बना है, करीब 216 सर्कुलर इंस्ट्रक्शन, जो जहाँ तक मेरा रिसर्च जाता है, केंद्र ने राज्य को दिया है, राज्यों ने केंद्र से पूछा है, विभागों ने एक दूसरे से पूछा है। ऐसा संकलन है 216 कम से कम सर्कुलर लेटर्स का। हमें उसको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं पे सारे लेसन्स हैं। हर राज्य से किस तरह की मुश्किलें हो रही हैं वो हमें पता चल जाएगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पहला कम्युनिकेशन जो 2007 में आया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसी राज्य से नहीं पूछा था, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने पहली बार 2007 में क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिमार्केट करने की बात की गई थी, जो आज तक नहीं हो पाया फॉर सम रीजन। ये पहला कानून है जहां पे प्रधानमंत्री के दफ्तर से सर्कुलर इशू हुआ था कि इस कानून की महत्ता है और इसको एक स्वरूप दिया जाए जो आदिवासी समाज को और जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको उनका सम्मान किया जाए। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्टेस्टेशन जो है, दिस मस्ट एंड, बिकॉज ये बहुत ही मूल कारण है इस कानून को जमीन पे नहीं लाने का। और मुझे लगता है कि कानून जो है वो देश के लिए बनता है, विभागों के लिए नहीं बनता है। इसलिए हमें ये बात समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट अबाउट एनी कॉन्टेस्टेशन। बहुत सारे ज्ञान है, जो बहुत सारे फील्ड एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कई बार मैं देखता हूँ कई राज्यों में होता है कि होड़ मची रहती है कि इस राज्य ने ज़्यादा नंबर ले लिया, कहीं लाख मिल गया, छत्तीसगढ़ आगे हो गया, महाराष्ट्र आगे हो गया, झारखंड पीछे रह गया। इस तरह की जो बातें नंबर्स पे होती हैं, मुझे लगता है दिस ऑब्सेशन विथ नंबर्स हैज टू गो। क्योंकि जब तक आप क्वालिटेटिव राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक सही मायने में जो अधिकार हैं, जो वाकई जेन्युइन क्लेमेंट्स हैं, उनको नहीं मिलेगा, तब तक नंबर्स हैज नो वैल्यू एज फार एज द लॉ गोज एंड एज फार एज द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ गोज। तो कहीं कहीं हमें वहाँ देखना पड़ेगा। और इसको एक्सेस करने के लिए या इसको फॉर्मलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एविडेंस, साक्ष्य। और जब तक एक साक्ष्य बेस्ड रिकग्निशन प्रोसेस नहीं होगा, एविडेंस बेस्ड नहीं होगा, कानून के अनुकूल और अनुरूप नहीं होगा, तब तक हम बातें ज़्यादा करेंगे। अब जैसे हमने अपनी प्रक्रियाओं को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है, कहीं आप गुलाबी फॉर्म भर रहे हैं, कहीं आप पीला फॉर्म भर रहे हैं, कहीं 60-70 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाए, अमीन को कैसे पैसे दिए जाए, मैप कैसे बने। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी पूरी प्रक्रिया को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। कानून ऐसा कहीं नहीं कहता था, कानून बहुत सिंपल था। एक क्लेम था, एक साक्ष्य, करीब 13-14 साक्ष्य थे, और ग्राम सभा के कोरम के अनुसार उसको हामी भरनी थी। बस यही 3 छोटी सी प्रक्रिया थी। हमने उसको फॉर्म्स में उलझा दिया है, कहीं गुलाबी कहीं पीला, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कलर्स भी हैं बाय द वे। तो कहीं ना कहीं हमको उसको छोड़ना पड़ेगा और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आते हैं, कभी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट को लेकर, कम्युनिटी राइट्स को लेके, डेवलपमेंटल राइट्स को लेके, हैबिटेट राइट्स को लेके, जो पीवीटीजीज के लिए है। तो हमें ऑपरेशनल लेवल पे इसको सीधा और साफ करना पड़ेगा। जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है उसको हमको ज़मीन पे उतारना पड़ेगा। आज भी हम जो पारंपरिक जो बाउंड्रीज हैं, जो ये कानून कहता है कि पारंपरिक बाउंड्री जो है उस पर हमारा राइट होगा, उस पर हमारा अधिकार होगा, वर्सेस लीगल बाउंड्रीज।
इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि पारंपरिक बाउंड्री कुछ होता है, ट्रेडिशनल एक्सेस कहीं है, और जो लीगल बाउंड्री है वो अलग है, क्योंकि वो कानूनी दस्तावेज पहना होता है। तो हमें कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल बाउंड्री वर्सेस लीगल बाउंड्री की जो भ्रांतियां हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो ओवरलैप्स हैं, उसको समझना पड़ेगा, और वी हैव टू परहैप्स रीड्रॉ दोज बाउंड्रीज, कहीं कहीं हमें वहाँ भी देखना पड़ेगा। और जो वन विभाग के जो कार्यक्रम रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, नॉर्मली हमको लगता है दिस वर्सेस दैट, और कहीं ना कहीं हमको ये दिस वर्सेस दैट हमको खत्म करना पड़ेगा। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, JFMCs हैं, CFMCs हैं, PFMCs हैं, बहुत सारे JFM, PFM, CFM, EDCs, बहुत सारी संस्थाओं को हम लोगों ने बनाया है ज़मीन पे। लेकिन इसका कंजर्वेशन मैनेजमेंट कमेटी से क्या रिश्ता रहेगा, CFRMC से क्या रिश्ता रहेगा, इस पे चर्चाएं थोड़ी कम होती है, क्योंकि लोग वही हैं, ग्राम सभा वही है, वहीं पे ये सारी समितियां बनी हुई हैं। सो वी नो, ये जो आर्टिफिशियल हम जो सेग्रीगेशन करने लगते हैं प्रोग्राम की वजह से, उसको कहीं ना कहीं हमें दूर करना पड़ेगा, और ग्राम सभा को एट द सेंटर हम लोग को लाना पड़ेगा, और इन समितियों को उसके आसपास और इर्द गिर्द ही रखना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज हैं, इंटर विलेज जो पंचायत के क्लेम्स का है, जो गाइडलाइंस है आपके एपेलेट अथॉरिटीज़ के लिए। मान लीजिए हमारा कोई रिकग्निशन रुकता है SDLC के रूप में, अब SDLC अपील कैसे सुने, इसका कोई मार्गदर्शन नहीं है। DLC अपील कैसे सुने, स्पीकिंग ऑर्डर्स क्या होता है, कैसे दिया जाए, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का क्या रोल है, हाउ डू दे गाइड द प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमें और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, और सेटलमेंट और रिकग्निशन को डिस्टिंग्विश करने की भी ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन 2-4 बिंदु और थे जो मैं बताना चाहता था, कि एक जो पोस्ट क्लेम स्ट्रैटेजी, अगर हमें अधिकार मिल भी गया तो क्या, और इस पे बहुत कम चर्चा होती है। हालांकि 2012 में रूल्स भी बने, उसके बाद और भी गाइडलाइंस भी आए, लेकिन पोस्ट क्लेम स्ट्रैटेजी के रूप में बहुत कम बातें होती हैं, क्योंकि सिर्फ अधिकार से कुछ नहीं होता। जैसा अभी सुबह भी कहा गया कि वेदर माई टाइटल कैन बी यूज फॉर अ बैंक लोन, अगर मुझे अपनी बिटिया की शादी करनी है तो क्या मुझे ये टाइटल जो है लोन दे सकता है कि नहीं। कई राज्यों में एग्जाम्पल आया सुबह सुबह, मुझे लगता है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी इसको और सोचना चाहिए और मंथन करना चाहिए, ताकि ये जो ऑपरेशनल लेवल की चीज़ें हैं जो पोस्ट क्लेम की, वो भी आसानी से किया जाए। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, ब्लॉक लेवल का क्या रोल हो, इस पे बहुत बातें होती हैं। मैंने कई बार झारखंड में जब मैं घूमता था तो ब्लॉक लेवल पे ही चीज़ें रिजेक्ट हो जा रही हैं, हालांकि ब्लॉक लेवल का कोई रोल नहीं है, ब्लॉक लेवल पे ही रिजेक्ट हो गई चीज़ें। SDLC रिजेक्ट कर रहा है, SDLC को भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली है कानून में कि वो रिजेक्ट कर दे, क्योंकि SDLC का रोल रिकमेंडेटरी था, वो सिर्फ एक सजेशन दे सकता था। लेकिन ऐसी कई सारी विसंगतियां हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा, एंड वी हैव टू क्लियर इट एट द एंड ऑफ द डे। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कानून के दृष्टिकोण से, कि जब आपको अधिकार मिल जाता है और पट्टा भी मिल गया, चाहे CFR हो, चाहे IFR हो, चाहे कोई भी राइट हो, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। इसको फॉर्मली फॉरेस्ट और रेवेन्यू रिकॉर्ड के सिस्टम में दर्ज करना जरूरी है। जब तक दर्ज नहीं होगा इस अधिकार का कोई मायना नहीं है। जैसे जो उत्तर प्रदेश में आप चली जाइए तो श्रेणी 6 की एक भूमि होती है जहाँ पे इस तरह के राइट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी जब तक हम फॉरेस्ट रिकॉर्ड और रेवेन्यू रिकॉर्ड दोनों में दर्ज नहीं करेंगे, इसकी वैधानिकता जो है वो कम होती जाएगी, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसी तरह जो अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हुई सुबह में कि इनएलिजिबल जो हैं उनका क्या किया जाए। भाई आप इनएलिजिबल हो सकते हैं बट यू स्टिल हैव योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इनएलिजिबल का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई अधिकार नहीं। हो सकता है आपको वन का पट्टा नहीं मिले, लेकिन आपको फिर भी रहने का अधिकार है, क्योंकि वो आपका मौलिक आधार है। तो आपको देखना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी जो है और एविक्शन, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट में भी हुए थे, फॉर्चुनेटली वो ऑर्डर स्टे हो गया। इसी तरह स्टेटस ऑफ क्लेम्स की जो बात हो रही थी कि हमें पता ही नहीं चलता, एक बार हमने क्लेम दे दिया तो वो किस स्तर पे है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, उस पर सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका कोई मैकेनिज्म मैंने कई जगह नहीं देखा है। तो हमें कहीं ना कहीं उसको भी देखना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको मैं और दोहराना नहीं चाहता फिलहाल। 2-4 और एक आध बातें और थी। कई बार जब मैं झारखंड में घूमता था तो अक्सर ये कहा जाता है यहाँ पे कि हमारे पास तो CNTA है, हमारे पास संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, हमको FRA की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे अधिकार पहले से ही हैं और ये कानून जो है वो एलियन सा है। यही आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाएंगे, कई राज्यों में ये बात उठती है कि हम तो सारा कम्युनिटी कंट्रोल रखते हैं,
हमको इस कानून की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो CNTA जो स्टेट लॉ है, जो SPTA है स्टेट लॉ है, इसमें जो अपनी विसंगतियां या कमियां हैं उसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और सुदृढ़ करता है, उसको और स्ट्रेंथन करता है। इसलिए कानून में हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ बट इन एडिशन टू अदर लॉज, यानी वो एक लॉ को कॉम्प्लीमेंट करता है, न कि उसको रिप्लेस करता है। तो ये भी समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे जो रियल थ्रेट्स हैं आजकल के जो फॉरेस्ट के लिए, चाहे वो डाइवर्जन हो, चाहे वो फ्रैगमेंटेशन हो, मुझे लगता है CFR का जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने थोड़ा सा भूल जाते हैं। खासकर मैं वन विभाग को और इस बात को कहना चाहूँगा कि हम कई बार फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को एक कंजर्वेशन एक्ट और कंजर्वेशन टूल की तरह नहीं देखते हैं, और हमें मुझे लगता है देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट जो है वो आपको एक बहुत ही सशक्त फ्रेमवर्क देता है कि जो फ्रैगमेंटेशन और एक्सप्लॉयटेशन कभी कभी इलीगली भी होता है उस पर एक फोर्स के रूप में आए। और मुझे लगता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ कंजर्वेशन टूल। और अंत में बस एक छोटा सा संदेश मैं और देना चाहता था कि इतनी सारी बातें हैं, बहुत लोग को यहाँ कहना भी है, लेकिन जब तक हम इसको संस्थागत रूप से नहीं देखेंगे, जब तक हम राज्य के स्तर पे एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं रखेंगे जो विभाग से थोड़ा दूर हो लेकिन विभाग को सपोर्ट करें, तब तक हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। और मेरा इसलिए सुझाव ये है कि शायद हर राज्य में और खासकर झारखंड को पहल करना चाहिए कि एक वन अधिकार समाधान केंद्र की स्थापना हो, ताकि लोगों को अपने जो सवाल हैं वो सिर्फ एक सेमिनार से सीमित न रहें, ऑन अ डेली बेसिस उनको फ़ोन पे, SMS पे, व्हाट्सएप पे, जिस भी कारण से उनको अगर सूचना मिले इस वन अधिकार समाधान केंद्र को, तो उनको वो जवाब मिल सके, उनको सही रूप में जवाब मिल सके, ताकि वो अपने जो डेली इश्यूज हैं, और वो सबके होते हैं, चाहे वो DC के भी इश्यूज हो सकते हैं, वो गांव के भी इश्यूज हो सकते हैं, वो किसी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव के भी हो सकते हैं। तो मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर वन अधिकार समाधान केंद्र की स्थापना हो राज्य पे, तो ये राज्य शायद पहला होगा, और ये एक बहुत ही माइलस्टोन साबित होने वाला है अगर इस तरह का कोई संस्थागत रूप से हम इसको सपोर्ट करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि मुझे ये मौका मिला आपके समक्ष में बोलने का। शुक्रिया।